नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में गैंगस्टर टेरर पर एनकाउंटर वार। गुरुग्राम एक बार फिर गैंगस्टर नेटवर्क के निशाने पर था, लेकिन इस बार गोलियों का जवाब पुलिस ने गोलियों से दिया है। सुशांत लोक में हुई भीषण मुठभेड़ से विदेश से संचालित दीपक नंदाल गैंग के 4 शूटर ढेर हो गए, जबकि एक बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। ये सभी एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे के घर पर फिरौती के लिए फायरिंग करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। तो क्या अब पुलिस ने कमर कस लिया है इन जो गैंगस्टर हैं उनको ठिकाने लगाने का, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का? और अगर हां तो फिर अब आगे किस तरह से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और किस तरीके से जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ेंगी, तो किस तरह से कार्रवाई होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरी तरीके से माहौल बन चुका है, यानी कि सुशांत लोक में पुलिस मुठभेड़ से जिस तरीके से पूरा ये दीपक नांदाल गैंग का 4 शूटर मारे गए हैं, एक घायल भी हुआ है। ये बदमाश फिरौती को लेकर के एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के यहाँ उनके बेटे पर मतलब उनके घर पर गोलीबारी करने आए थे। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपको परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम के सुशांत लोक में पुलिस मुठभेड़ में विदेश से संचालित दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर मारे गए और एक घायल हो गए। ये बदमाश फिरौती की मांग को लेकर एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे के घर पर गोलीबारी करने आए थे। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए एसीपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हथियारों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग शुरू की, तभी पता चला कि एक व्यापारी जिसे फिरौती के लिए कॉल आ रहे थे, उसके घर पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची और उनसे सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसमें सभी 5 शूटर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया गया। एक का इलाज चल रहा है। 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनका इलाज किया जा रहा है। एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुंचकर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। गुरुग्राम पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी दीपक नांदल के 4 साथी मारे गए, जबकि एक घायल हो गया। गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एसीपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि हथियारों से लैस कुछ लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में संदिग्ध हरकतें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब क्राइम ब्रांच की टीमें सुशांत लोक इलाके में पहुंची तो अपराधियों ने कथित तौर पर अत्याधुनिक हथियारों से एक बिजनेसमैन के घर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। उन्होंने आगे बताया कि बिजनेसमैन को विदेश में बैठे एक वांटेड गैंगस्टर से लगातार फिरौती के मैसेज मिल रहे थे। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया और हुई गोलीबारी में उनमें से 4 मारे गए, जबकि एक घायल हो गया। 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। पुलिस ने बताया कि घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ देर शाम सुशांत लोक के ई ब्लॉक में हुई। दीपक नांदल गैंग के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल बेरी को उनके सुशांत लोक स्थित घर में बंधक बना लिया था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर डीसीपी क्राइम और डीसीपी ईस्ट मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल की टीमों ने घटनास्थल की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच की और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी। तो हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हैं, एसोसिएट एडिटर, और डॉक्टर महेश कुमार, ये भी एसोसिएट एडिटर है हमारे साथ, और वीरेंद्र सोनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर महेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से पूरा मतलब एक तरीके से कहें हरियाणा गुरुग्राम, ये मान लिया जा रहा था पहले कि भाई अब
गैंगस्टर का बोलबाला है, यहाँ पर वो जो चाहेंगे वो करेंगे, कहीं पर फिरौती लेना, कहीं पर एक्सटॉर्शन, कहीं पर जैसे मन चाहना वैसे करना, कानून व्यवस्था को न मानना या कहें कि अस्वीकार कर देना कि जैसे उनके लिए कानून व्यवस्था है ही नहीं। क्या ये जो इनकाउंटर हुआ, ये जो मुठभेड़ हुई, ये क्या दिखाती है और क्या यही एकमात्र रास्ता है इस दलदल से, इस गैंगस्टर दलदल से बाहर निकलने का? डॉक्टर महेश। देखिए बिल्कुल शिवम, यही एकमात्र रास्ता है इस दलदल से बाहर निकलने का। दलदल में कौन है? दलदल में अब हरियाणा के बाशिंदे हैं, दलदल में अब हरियाणा की सरकार है और दलदल में अब हरियाणा के उद्योगपति हैं जो सबसे बड़े निशाने पर इस वक्त बने हुए हैं। और दलदल इसलिए बहुत ज्यादा गहरा नजर आ रहा है क्योंकि ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं ये हरियाणा में नहीं है, ना तो देश की सरहदों के भीतर है। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अलग अलग देशों में बैठकर वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर उनके जो शार्प शूटर्स हैं वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहां से एक्सटॉर्शन चल रहा है, यहां से मर्डर की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसकी मास्टरमाइंड जो लोग हैं वो देश की सरहदों से काफी दूर बैठे हुए हैं। यानी विदेशों से ये जो गिरोह हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम इन गिरोहों के रख दिए गए हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा था। और नए नए लड़कों को क्राइम की तरफ झोंकने का जो काम है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े लोगों की तरफ से किया जा रहा था। और उससे भी बड़ी बात क्या है, महिमा मंडन भी हो रहा था कि किसी भी बड़ी आपराधिक वारदात को ये लोग अंजाम दे रहे थे तो इस कदर बेखौफ हो रहे थे कि पुलिस ढूंढने की जरूरत खुद कुछ ही मिनटों के बाद फेसबुक पर, इंस्टा पर अपना जो मैसेज है वो अपलोड करते, उसके बाद पूरी जानकारी देते कि फला 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 हम लोग हैं और हमारी पहचान ये है और ये जो हमने मारा है, जिसका मर्डर हमने किया है, ये इस वजह से मारा गया है, ये फलानी आपराधिक घटना में शामिल था, ये उस आपराधिक घटना में जो है पीछे से हमलावरों को सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को तलाशने की जरूरत पड़ रही थी। वारदात के कुछ ही मिनटों के बाद ये गिरोह खुद जो है ऑडियो मैसेज के जरिए या फेसबुक या इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए उस हमले की खुद जिम्मेदारी भी लेते और ये खुद ये साबित करते हैं कि इन वारदातों को अंजाम उन्होंने दिया है, इस वजह से दिया है। तो ये मानकर चलिए कि बेखौफ जो है अपराधी नजर आ रहे थे और वो बेखौफ इसलिए भी थे क्योंकि वो देश की सरहदों से बाहर बैठे थे। और हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो यही सबसे बड़ी चिंता थी। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही मोड में नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं क्योंकि अब तक जो कोशिश थी वो अपराध को रोकने की कोशिश थी, लेकिन अब अपराध को मिटाने की जो कोशिश शुरू हरियाणा में की गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके सार्थक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से देवेंद्र, जिस तरह से हरियाणा में मतलब पूरा गुड़गांव का एरिया या फिर तमाम हरियाणा कहें, पूरा का पूरा हरियाणा एक खौफ में, एक जद में कि अगर कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े स्कूल का प्रोफेसर है या फिर अभी इसी घटना को ले लीजिए, एक डर, एक खौफ तो है कि अगर इन गैंग्स का फोन आ गया कि भाई 2 करोड़ 4 करोड़ चाहिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। एक तो इनके स्टेटमेंट में, एक तो इनके बयान में वो खौफ नहीं दिखाई देता, यानी कि पुलिस प्रशासन को नजरअंदाज कर देते हैं, इनके नजर में उनकी मान्यता शून्य हो जाती है। क्या पुलिस को यह दिखाना पड़ेगा कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है और अगर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो उसका अंजाम जो है वो यही होगा जो इस बार हुआ है, एनकाउंटर जो हुआ है इसमें? देखिए शिवम, वो कहावत है डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। लोहे को अगर काटना हो तो लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल देखिए, क्राइम तो हरियाणा में पहले भी हो रहा था, जो सरकारें थी या बीजेपी की भी सरकार थी, लेकिन क्राइम का नेचर बदल गया है। पहले क्राइम और तरह का था, लेकिन अब ये मॉडर्न जमाने का क्राइम हो गया है। पुलिस अगर कहती है कि हम अत्याधुनिक हथियार हैं, वेल इक्विप्ड पुलिस है, स्मार्ट पुलिस हो गई है, उनके पास हथियार आ गए, लेकिन गैंगस्टर भी उसी तरह से उन्होंने भी अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। तो पिछले कुछ टाइम से हम हरियाणा में देख रहे हैं, एक दौर ऐसा आता है, एक ऐसा फेज आता है, इस तरह का टेरर फैलता है। यही घटना जो गुरुग्राम में हुई, मैं आपको बताता हूँ, करीब 1-1.25 महीने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में एक महिला एक्सीएन है, उसके पति नौकरी करते हैं गुरुग्राम में, तो डीजीएम है गुरुग्राम में, लेकिन पत्नी उनकी पानीपत थर्मल पावर, उसके बेटे को ले गए थे किडनैपर्स, यहां से किडनैप करके पहले यूपी में ले गए, वहां से उन्होंने हथियार लिए। उसके बाद रोहतक के आसपास उनकी लोकेशन मिली, रोहतक पुलिस, सोनीपत की एसटीएफ और पानीपत, 3 जगह की पुलिस थी, उनको घेरा गया। बच्चे को वो चलती गाड़ी से गिरा गए, बच्चा बच गया, थोड़ी चोटें लगी, लेकिन उनका इनकाउंटर हुआ, 2 बदमाश पकड़े गए थे। उसके बाद ये देखिए रोहतक, पानीपत, ये जो जीटी रोड
से लगते बेल्ट के जिले जहां व्यापारी हैं, जहां व्यापार अच्छा खासा है, वहां ये वारदात ज्यादा हो रही है। क्राइम पहले भी होता था, लेकिन क्राइम का नेचर बदल गया है और किस तरीके से एक झटके में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, पैसे की डिमांड करना। विदेश में जो बैठे हैं वो लोग, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं या ऐसे लड़के जो खाली घूमते हैं, उनको बदमाश बनने का एक वो दे, तुम्हारा खौफ होगा, तुम्हारे से पुलिस भी डरेगी, लोग भी डरेंगे, इस तरह से उनको उकसाया जाता है। फैशन बनता जा रहा है। ठीक है देवेंद्र, ठीक है। में हुआ था फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का एक व्यक्ति था, वो काम करता था, बिजनेसमैन, उसके वहां शीशे पे गोलियां मारी गई। बाद में पकड़े गए तो उन्होंने कबूल किया कि हमें तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इन्हीं से खौफ में है। देवेंद्र, तुम्हारे को 60,000 जो खाली घूमते हैं उनको बदमाश बनने का शौक है, ये शौक है कि मेरे पास हथियार हो, ये शौक है कि लोग मेरे से डरे। इस तरह से ये जो बाहर बैठे गैंगस्टर हैं वो यहाँ के युवाओं को उकसा रहे हैं, भाई तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दबदबा होगा, लोग डरेंगे, पुलिस भी डरेगी और लोग भी डरेंगे। तो इस तरह का जो एक कल्चर शुरू हो गया है, खासतौर पे जो सेमी एजुकेटेड है, अर्ध शिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो युवा जो ऐश और आराम करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, तो ऐसे युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस जांच में। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, अब ये जो एक गैंगस्टर का जो एक ट्रेंड चल गया है ना, कि जैसे दीपक नांदल गैंग हो गया, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि इनके ऊपर अब कार्रवाई भी चल रही है क्योंकि अमेरिका ने ऑपरेशन हार्ड बॉल का जो है वो ऐलान कर दिया है और अब जब्त किया जा रहा है। ये कहां है, इनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, उसके बाद इनको टेक डाउन भी किया जा रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी है इस वक्त एक स्वस्थ समाज के लिए कि ऐसे गैंगस्टर का ऐसे एक जो फैशन निकल चुका है कि अभी जैसा कि महेश जी ने जिक्र किया कि भाई पहले तो रंगदारी मांगना, एक्सटॉर्शन मांगना और इसके बाद बाकायदा कांड करने के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कि हाँ जी राम राम हमने ये काम कर दिया है। क्या ये जो फैशन, ये जो ट्रेंड बन चुका है, इसको रोकने का समय आ चुका है? कि अभी देवेंद्र जी ने भी कहा कि हीरे को हीरा काटता, मैं कहता हूं जहर को जहर काटता है। इस जहर को पुलिस या FBI या जांच एजेंसी या सबको मिलकर एक साथ काटना होगा और वक्त आ चुका है कि जब इनको काटना बहुत जरूरी है। डॉक्टर महेश, वीरेंद्र जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी माफिया गिरोह बड़े सक्रिय थे, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह सफाया किया तो उससे हरियाणा में भी अपेक्षा की जाती है कि हरियाणा में भी जो ये गैंगवार सक्रिय है उसका समापन होगा, उस पर जो है सरकार अंकुश लगाएगी। लेकिन सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगते रहे कि कुछ पुलिसकर्मियों से ये गिरोह से लोगों से जुड़े रहते हैं, तो जेलों से भी संचालित होते हैं कई गिरोह। और देखिए, हिमांशु भाऊ गिरोह है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है, तो इस तरह से ये जो गिरोह जो सक्रिय हुए हैं, ये ठीक है कि वो स्थानीय युवकों को निशाना बनाते हैं क्योंकि बेरोजगारी है, तो आसानी से वो इनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं। और एक जब पकड़े भी जाते हैं, सबसे गंभीर बात तो है जब ये पकड़े भी जाते हैं तो पीड़ित लोगों से और गवाहों को धमकाते हैं, उनको धमकी देते हैं, जिसके बाद वो लोग भी भयभीत और आतंकित हो जाते हैं, तो इसलिए गवाह भी मुकर जाते हैं, पीड़ित लोग भी सामने नहीं आते। तो इसलिए पीड़ित लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। और ये बात है कि अब गवाहों को लिए सरकार सुरक्षा भी देती है, लेकिन सरकार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रहता, तो इसलिए ये लोग आसानी से छूट जाते हैं। तो इसलिए जब तक जन सहयोग जो नहीं होगा तो पुलिस भी और सरकार भी अपने स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाएगी। ये ठीक है कि सरकार को और ज्यादा कड़ाई करने की आवश्यकता है। सरकार के स्तर पर जेलों के अंदर भी जो लोग जिनके इनको अपने संपर्क उपलब्ध करा दिए जाते हैं, कुछ जेल कर्मी भी मिले होते हैं, तो सरकार के स्तर पर भी और जन सहयोग से भी तभी इस पर माफिया पर अंकुश लग पाएगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते रहे हैं कि इतने गिरोह सक्रिय हैं, सरकार कहती रही है, क्योंकि सरकार के लोग कहते हैं ये तो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में थे। तो ये राजनीति भी होती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये फिरौती से जिस तरह से हरियाणा के लोग आज भयभीत और आतंकित हैं, तो सरकार के स्तर पर कड़ाई से इस पर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा वीरेंद्र जी। डॉक्टर महेश, अभी जैसा कि अभी जिक्र किया वीरेंद्र सोनी जी ने कि भाई यूपी में भी अपराधी हैं, भाई माफिया हैं, कुछ हैं जिनका खौफ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं बाकी राज्यों से हरियाणा उस कैटेगरी में क्यों आया जहां से बात सिर्फ देश तक नहीं बल्कि दुनिया तक गई? क्योंकि अगर कनाडा से लेकर के अमेरिका तक, मैक्सिको तक अगर इन अपराधियों का, इन गैंगस्टरों का अगर ये पूरा इनका नेटवर्क फैला हुआ है, और अभी ऑपरेशन मैंने जिक्र किया जो अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत,
एक तो ऐसा ही है कि हरियाणा इसकी चपेट में क्यों आया, इसकी जद में क्यों आया, क्या वक्त पर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, वक्त पर इन पे लगाम नहीं लगाई गई, एक तो ये वजह। दूसरा ये कि क्या आप दुनिया को ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि ये जो संगठित अपराध है ना, ये जो सिंडिकेट है ना, ये जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ना, इनका अब पूरी तरीके से इनको रोका जाएगा, इनको टेक डाउन किया जाएगा। क्या वो समय नहीं आ चुका कि एक संदेश दिया जाए दुनिया को कि भाई कोई कानून से बड़ा नहीं है, सबको गाइडलाइन में रहना होगा, सबको कानून फॉलो करना होगा? देखिए शिवम, मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि हरियाणा अपराध में इतना ज्यादा आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि मुझे लगता है कि जो शारीरिक बल की जहां बात आती है, जहां शारीरिक क्षमता की बात आती है, वहां हरियाणा के लोग, चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए कि सबसे आगे आपको, बेहद छोटा प्रदेश, लेकिन जब स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस की बात आएगी, जब देश के लिए मेडल्स की बात आएगी, तो सबसे ज्यादा मेडल जो है वो हरियाणा प्रदेश के लोग लेकर आते हैं, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेकर आते हैं। वजह क्या है? वजह है कि उनका जो कद काठी है, जो उनकी शारीरिक क्षमता है, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों की देश के बनस्पत बाकी अलग अलग प्रदेशों से काफी ज्यादा शारीरिक बल इन लोगों में देखने को मिलता है, और वो बल जब सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बहुत चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं जो काफी सारे ऐसे युवा जो कि बचपन से ही खेलों में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, लेकिन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, वो किसी मेडल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके शारीरिक बल को किसी तरह की चुनौती नहीं दी जा सकती। और बहुत सारे ऐसे युवा जो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए भी कोशिश करते हैं, आर्मी में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आर्मी के एग्जाम को पास नहीं कर पाते, वो पुलिस की ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाते, यानी नौकरी हासिल वो नहीं कर पाते। लेकिन शारीरिक क्षमता तो है, और बेरोजगारी बेइंतहा चुकी हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है। और ये सारे फैक्टर्स अगर, फिर उससे भी बड़ी बात क्या है कि लोग कम समय में ज्यादा आमदनी जो है वो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर महेश, धंधा नहीं है आपके पास, फैक्ट्रीज नहीं है आपके पास, रोजगार नहीं है, तो एकमात्र जो उन्हें उपाय नजर आता है वो अपनी शारीरिक क्षमता के दम पर बंदूक उठाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि अपराध हरियाणा प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, सवाल वही कि जिस तरह से अब चाहिए जो जितने भी गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठ करके किसी से भी वसूली कर लेना, किसी को उठा लेना, किसी को धमकी दे देना, किसी से एक्सटॉर्शन मांगना कि 2 करोड़ 4 करोड़ शाम तक नहीं दिया तो फिर आपके बच्चे को उठा लेंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे, और ये कर भी रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि पूरा बॉलीवुड इस खौफ में है, क्योंकि हमने देखा कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में किस तरीके से जंग चली। सवाल ये कि अब यूरोप में भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, 24 को गिरफ्तार किया है, 50 से ज्यादा पर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मतलब अब इसका मकसद ये हो चुका है कि भाई इस सिंडिकेट को खत्म करना है। मेरा सवाल ये कि इनसे जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं या जिनको बड़ा कूल लग रहा है, ये पूरा गैंगस्टर की जो ये दुनिया है, बड़ा कूल लग रहा है लोगों को कि भाई किसी को भी धमकाएंगे, पैसा आ जाएगा, फिर मजे मारेंगे, क्या ऐसे लोगों को सजा देकर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, आने वाले युवा पीढ़ी के मन में एक वो संदेश डाला जाए कि नहीं ये रास्ता खराब था, है और आगे भी ये खराब ही रहेगा, इस रास्ते पर नहीं जाना है, इसलिए इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी। शिवम देखिए, कुछ मेरे को लगता है कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनमें भी एक तरह से कंपटीशन है कि कौन बड़ा बदमाश है, किसका ज्यादा टेरर है, किसका ज्यादा खौफ है। जैसे बिजनेसमैन में राइवलरी होती है ना, तो मेरे को लगता है बदमाशों में भी ये है कि कौन किसका कितना खौफ है। पहले क्या होता था, मैं बताऊं, पानीपत में, हरियाणा में क्या था, कुछ साल पहले तक महिलाओं से रात चलती, महिला से चेन झपट ली, सोने की चेन झपट ली, कुछ और पिस्तौल दिखाकर बैंक से 2.5 लाख रुपए कोई लूट लिया, छोटे मोटे क्राइम थे। मेरे को एक वाकया ये भी याद है, पंकज नैन एसपी होते थे पानीपत में, उस टाइम ये टेरर था, महिला कोई भी सड़क पे निकलती, सैर करने, बाजार में जाती, चेन झपट कर जाते थे, एक ऐसा दौर आया था। तो यहाँ एसपी पंकज नैन थे जो अब डीआईजी हैं, महिलाएं शहर की अपना सोना लेकर एसपी के ऑफिस में गई कि हमारा सोना हम पहन नहीं सकते, ये आपकी क्या पुलिस, कैसी पुलिस। पुलिस को आईना दिखाया था उन्होंने, अपने कड़े सोने के और चेने पुलिस की एसपी की टेबल पे रख दी थी। वो बड़ा वाक्य बड़ा मशहूर हुआ था। फिर पुलिस ने सख्ती की थी, चेन स्नैचिंग, छोटे मोटे क्राइम अब कम हो गए हैं, लेकिन ये गैंगस्टर का जो टेरर है ये बढ़ रहा है पिछले कुछ टाइम से, बढ़ रहा है बहुत शहरों में, खासतौर पर वो जहां व्यापारी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, अच्छे खासी जो स्थापित हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, सरकार को टैक्सेस दे रहे हैं, अपने बच्चों को लायक बनाकर पढ़ा लिखाकर समाज
को आगे बढ़ाने में मदद करें, उन्हीं लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश है। ठीक है देवेंद्र, और मैं आपके पास बदमाश आऊंगा। भूपेंद्र हुड्डा ने समय पीछे का कहा थोड़ा था अभाव है कि समय का थोड़ा अभाव है। अंत में मेरा सवाल आपसे इतना कि क्या अब ये जो गैंगस्टर, ये जो सिंडिकेट का है, इसका अति हो चुका है, इसका रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न वर्षा, अति का भला न धूप। तो क्या ये गैंगस्टर की जो ये पूरी दुनिया है, इन्होंने अति मचाए रखा है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में, क्या इनको अब रोकने का, इनको टेक डाउन करने का वक्त आ चुका है? वीरेंद्र सोनी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हरियाणा पुलिस ने पहल की है, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, ये पुलिस की सक्रियता को दिखाती है कि पुलिस कितनी गतिशील है और सक्रिय है। तो इसलिए हरियाणा पुलिस को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और जो दूसरे गिरोह हैं, तो उससे हरियाणा पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस, विशेषकर बंबई पुलिस से भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने गिरोहों का सफाया किया है, क्योंकि वहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां बॉलीवुड में। ठीक है वीरेंद्र जी, माफ करिएगा, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी आपका भी, महेश जी आपका भी, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो गैंगस्टर टेरर पर इनकाउंटर वार, और वो शुरू हो चुका है न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। अमेरिका ने ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत लॉरेंस गैंग्स के पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है, और यह केवल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक दुनिया को संदेश देने की कोशिश थी कि संगठित अपराध का सिंडिकेट अब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेश के लिए भी। यानी कि पुलिस से लेकर के FBI तक हर कोई इन गैंगस्टरों के पीछे पड़ चुका है कि इनका समूल नाश, समूल खात्मा बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे और किस तरह से यह एजेंसी आगे बढ़ती है। और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हम सफेदी के दोस्त, नशाही के दुश्मन, हमें बसाना दिखाना और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।